गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे टॉपिक निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन या फिर विनिवेश भारत सरकार की तरफ से। तो इसमें क्या परेशानी आ रही है ये देखते हैं हम कि निजीकरण के बाद बीपीसीएल की एलपीजी आपूर्ति पर पेंच हो रहा है, क्योंकि 2 दशक पहले एक ऑर्डर पास हुआ था कि जिसमें क्या हुआ था, केवल सरकारी तेल कंपनियां ही घरेलू स्तर पर जो है एलपीजी खरीद सकती हैं। लेकिन अब जो है सरकार बीपीसीएल को प्राइवेटाइज यानी निजीकरण करने की जा रही है, तो इस आदेश में पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब सरकार इस मामले में कानूनी राय ले रही है कि निजीकरण के बाद भी बीपीसीएल को क्या ओएनजीसी और गेल 2 कंपनियों से एलपीजी की आपूर्ति हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। कारण क्यों है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बीपीसीएल के पास में 8 करोड़ 40 लाख घरेलू एलपीजी ग्राहक है, जिसमें से 2 करोड़ 10 लाख तो उज्ज्वला के हैं। तो इसलिए ये परेशानी आ रही है कि इनको अगर हम बीपीसीएल को आपूर्ति नहीं करेंगे एलपीजी की, तो उन लोगों के पास कैसे पहुंचेगा। तो इसलिए अन्य ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी की तरह बीपीसीएल भी ओएनजीसी और गेल से एलपीजी खरीद पाएगी या नहीं खरीद पाएगी। चलिए इस मुद्दे को थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं क्या है। विनिवेश का अर्थ क्या होता है? तो विनिवेश का सबसे पहला अर्थ ये होता है कि सरकार द्वारा की जाने वाली संपत्तियों की बिक्री हो या परिशोधन हो, यानी सरकार के पास जो परिसंपत्तियां हो वो उनकी बिक्री कर दे या उनमें से थोड़ा सा डाइल्यूशन कर दे। मतलब अगर उनके पास 100 रुपये की संपत्ति तो 20 रुपये की बेचते हैं, तो इसे परिशोधन भी कहते हैं। इन संपत्तियों में सामान्यतः केंद्र और राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हो सकते हैं पहला, या फिर परियोजनाएं हो सकती हैं, या फिर अचल संपत्तियां हो सकती हैं, यानी केंद्र और राज्य दोनों के। विनिवेश क्या करता है? सरकारी खजाने पर राजकोषीय बोझ को ये कम कर देता है और विशिष्ट ज़रूरतों को पूरी करने के लिए भी धन जुटाता है। जैसे इस समय कौन सी विशिष्ट ज़रूरत है? इस समय ज़रूरत है कोविड से बचने के लिए। इसके लिए केंद्र सरकार कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बात करती है, जैसे एयर इंडिया की या बीपीसीएल की या दिल्ली मेट्रो में, इसलिए निवेश भी करती है जिससे वो बेच सके। चूँकि सरकार के पास क्या है, इन उपक्रमों के अधिकांश शेयर होते हैं। अधिकांश शेयर कैसे होते हैं? जिनके 50 से 51% से ज़्यादा होते हैं। अतः केंद्र इन सार्वजनिक उपक्रमों में अपने शेयर होल्डिंग को बेचकर धन जुटा सकती है। अगला देखते हैं कि विनिवेश की विधियां क्या क्या होती हैं। तो विनिवेश की विधियां यहाँ पे हमें बताई गई हैं 3। तो ये होता है सबसे पहले कम मात्रा में निवेश। तो इसमें क्या होता है कि इसमें विनिवेश करने के बाद भी सरकार के पास 50-51% के इससे अधिक शेयर बच जाते हैं। तो मैनेजमेंट या फिर उपक्रमों का जो प्रबंधन होता है वो सरकार के नियंत्रण में ही रहता है। इसी प्रकार के विनिवेश के तहत सरकार ने 2020 में जीवन बीमा निगम में भी अपनी हिस्सेदारी थोड़ी कम कर दी है। दूसरे तरीके का विनिवेश होता है वो होता है अधिक मात्रा में। इसमें क्या होता है, किसी उपक्रम में 51% से कम शेयर रह जाते हैं सरकार के पास, और इनका जो प्रबंधन भी सरकार के पास नहीं रहता है। तीसरी तरह का विनिवेश क्या होता है? पूर्ण विनिवेश होता है। पूर्ण विनिवेश कैसा होता है? निजीकरण हो जाता है, यानी सरकार पूरा का पूरा अपने विनिवेश का रूप है जिसमें खरीदार को 100% नियंत्रण दे दिया जाता है सरकार के द्वारा, यानी भारत सरकार उस पीओएसयू को पूरी तरह बेच देती है। इसका एग्जाम्पल क्या है कि भारत सरकार ने 2001 में एक एल्यूमिनियम कंपनी को वेदांता समूह को बेच दिया था। चलिए अब आगे देखते हैं इनमें कारण क्या क्या होते हैं कि सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश क्यों करती है सरकार। तो सरकार इसलिए करती है कि उनके कामकाज की दक्षता में सुधार किया जा सके, यानी वो कामकाज आपने देखा होगा सरकारी लोग कैसे कार्य करते हैं ढीलेपने से, और प्राइवेट लोग तेज़ी से काम करते हैं। दूसरा क्या होता है? आर्थिक और कॉरपोरेट हितों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक प्रभाव से इन्हें अलग रखना। क्यों? क्योंकि जब कोई भी पीएसयू या जैसे कि मान के चलिए कोई सरकारी कंपनी सरकार से डील करती है तो उस पर प्रेशर बना रहता है कोई ना कोई, लेकिन जब वो प्राइवेट बन के काम करेगी तब उस पर कोई प्रेशर नहीं होगा। आप देखो जैसे कि ज़्यादातर आप देखना चाहो कि ज़्यादातर जो घोटाले निकलते हैं वो एसबीआई या फिर पीएनबी में निकलते हैं, प्राइवेट बैंक्स में कम निकलते हैं। उसका भी एक कारण ये है। और फिर क्या होता है कि इस तरह के सार्वजनिक उपक्रमों को और अधिक कुशल बनाने के लिए कि सार्वजनिक उपक्रम निजीकरण या प्राइवेटाइज होकर बहुत ज़्यादा कुशल बन जाते हैं, फिर निजी या कॉरपोरेट स्वामित्व के परिणामस्वरूप अधिक कुशल प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा कुशल हो जाता है। फिर क्या होता है कि विनिवेश करने से सरकार को पैसा मिलता है जिससे बजट घाटा कम करता है, और इसके व्यय और कर राजस्व के बीच के अंतर को भर दिया जाता है। और फिर क्या होता है, एक और कारण होता है कि आधारभूत संरचना जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कल्याणकारी योजनाओं जैसे अन्य क्षेत्रों के लिए धन आवश्यकता की, जैसे हम मान के चलिए अब कोविड की बीमारी आ गई है तो इसमें सरकार जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की तरफ से अन्न दे रही है, तो उसमें करीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो पैसा जुटाना है। फिर वैक्सीनेशन के लिए सरकार को करीबन ज़रूरत पड़ेगी 90,000 करोड़ रुपए की, तो वो भी इससे जुटा सकते हैं, तो ये फ़ायदा होता है। फिर इसके लिए नोडल एजेंसी कौन सी होती है? तो नोडल एजेंसी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है, पहली बात। दूसरा है ये होता है निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं दीपम।
ये इसके अंदर काम करता है। इसका फुल फॉर्म होती है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। फिर अब बात करते हैं कि बीपीसीएल पे ही क्यों फोकस किया जा रहा है, क्योंकि बीपीसीएल को भी विनिवेश के लिए चिन्हित किया गया है। बीपीसीएल आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे ऊपर आती है सूची में। सरकार द्वारा इस समय बीपीसीएल में विनिवेश का निर्णय क्यों तार्किक होगा, क्योंकि ऑयल के क्षेत्र में भी इंडियन ऑयल भी काम कर रही है, जो कि बीपीसीएल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ये टॉप 200-500 कंपनीज में आती है। फिर एचपीसीएल का प्रबंधन किन के पास है, ओएनजीसी के पास में। तो सरकार नहीं चाहती कि एक ही काम को बहुत सारी कंपनियां करें, कि अगर ऑयलिंग के क्षेत्र में आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल सभी काम कर रही हैं, तो वो नहीं चाहते कि ज़्यादा काम करें। और वर्तमान में एक और चीज़ बात अच्छी है कि बीपीसीएल की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी है, परंतु देश में खनिज तेल के क्षेत्र में स्थानीय और विदेशी निजी कंपनियों की बढ़ती सक्रियता के कारण ये पिछड़ सकती है आगे जाकर। अगला क्या है, लाभ क्या हो सकते हैं। तो विनिवेश पीएसयू स्वामित्व का एक बड़े हिस्से को खुले बाजार में बेच देता है, जो कि देश में कहलाता है कि मजबूत पूंजी बाजार लाता है। दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि पीएसयू में विनिवेश के माध्यम से सरकार को देश की अर्थव्यवस्था पर जो पड़ रहे हैं कोविड-19 के नकारात्मक प्रभावों से उभरने में मदद मिलेगी और राजकोषीय घाटों को कम करने में सहायता मिलती है। और एक और है कि सरकार को केवल सरकार चलानी चाहिए, जो इकोनॉमिक्स में कहा जाता है, ना कि उन्हें कोई बिज़नेस करना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला, चुनौतियाँ भी आएंगी इसके सामने। क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं वो देख लेते हैं। कि सरकार ने विनिवेश के लिए 23 कंपनियाँ सूचीबद्ध कर ली हैं, लेकिन इनमें से केवल 4 या 5 के लिए ग्राहक मिल पा रहे हैं और उनका मूल्य भी सही नहीं लग रहा। फिर कोविड-19 की वजह से क्या हो रहा है कि महामारी के कारण देश में औद्योगिक और अन्य क्षेत्रों में गिरावट आई है, जिससे क्या हुआ है कि सरकार का जो लक्ष्य ये 2020 का लक्ष्य है 2,10,000 करोड़ का। तो अब ये इसका सरकार का 2021 का लक्ष्य क्या है, 1.75 लाख करोड़ का लक्ष्य है। फिर तीसरा कारण क्या है कि कोविड-19 के कारण जो है विनिवेश की प्रक्रिया के भी समय से शुरू नहीं की जा सकती है, क्योंकि लोग फिजिकली नहीं आ सकते। ऐसे में मार्च 2021 या आगे तक विनिवेश की प्रक्रिया को पूरा करना भी चुनौती है। एक अनुमान के अनुसार भारत में जो व्यापार करने की जो लागत है ना, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर भूमि, रसद, ऊर्जा आदि की बहुत ही लागत ज़्यादा अधिक है। देश में निजी उद्यमों के व्यवसाय में आई गिरावट के कारण पीएसयू में हिस्सेदारी खरीदने वाली में कड़ी प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिल सकती है। अन्य चुनौतियाँ क्या आ सकती हैं कि क्योंकि जो लोग पहले से ही काम कर रहे हैं बीपीसीएल में, तो उनके कर्मचारियों की रोज़गार सुरक्षा पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। और वर्तमान में सरकार द्वारा जो रणनीतिक विनिवेश हेतु सूचीबद्ध कंपनियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं, और विनिवेश के बाद भी भारतीय बाज़ार में इनका महत्व जो है बना ही रहेगा। ऐसे में बोलीदाता संस्थाओं को इन कंपनियों के संचालन के संदर्भ में अपनी योग्यता भी सिद्ध करनी होगी कि क्या वो इसके लायक हैं या नहीं है, या फिर अगर रणनीतिक विनिवेश किया जाता है कि कहीं हमारे हितों के खिलाफ न काम करने शुरू कर दें। फिर है ये है टारगेट्स डिसइन्वेस्टमेंट के। आप देख सकते हैं 2006-07 में सरकार के टारगेट थे 3,840 करोड़ के डिसइन्वेस्टमेंट के, लेकिन अचीव नहीं हुआ एक भी रुपया। इसी तरीके से 2020-21 का 2,10,000 करोड़ का टारगेट था, जो कि 2,10,000 का टारगेट था, और जिसमें से केवल 17,000 करोड़ या मोटा मोटी 18,000 करोड़ ही डिसइन्वेस्टमेंट हो पाया। अब 2021 का 22 का टारगेट कितना है, वो है 1.75 लाख करोड़। अब देखते हैं कि इसमें से सरकार कितना अचीव कर सकती है। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।